स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के यूनिट 1 के चैप्टर 1 का। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ पढ़ चुका था। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, और अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। तो आज हम देखेंगे कि निरक्षीय स्थिति में ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, इस स्थिति में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो देखते हैं। साथ ही साथ इन दोनों में संबंध देखेंगे और किसी भी बिंदु पर जब वो अक्षीय कोई बिंदु अक्षीय स्थिति में नहीं होगा, निरक्षीय स्थिति में नहीं होगा, तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट को भी आज हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं निरक्षीय स्थिति से। ओके, तो क्वेश्चन है निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो सबसे पहली बात ये आती है कि निरक्षीय स्थिति होता क्या है। ठीक है, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ये बनेगा इसका, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, ठीक है, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, यदि वह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, यदि वह वैद्युत द्विध्रुव के, ठीक है, यदि वह वैद्युत द्विध्रुव के लंबवर्धक पर स्थित हो, मतलब इसके लंब होना चाहिए और अर्धक मतलब बीचों बीच आधे में। तो यहाँ पे लेते हैं, ये हो गया लंबवर्धक बिंदु, ठीक है। डेफिनेशन फिर से, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, यदि वह वैद्युत द्विध्रुव के लंबवर्धक पर स्थित हो तो उसे निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है, या फिर उस बिंदु को वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। क्लियर डेफिनेशन इसका, ये था निरक्षीय स्थिति। ओके, फिर से वही स्टार्ट करते हैं इसका। अब डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो डेरिवेशन में थोड़ी सी थ्योरी लिख लेंगे। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, व्यंजक स्टार्ट करेंगे इसका डेरिवेशन। तो थ्योरी क्या लिखेंगे इसमें, माना जो अक्षीय स्थिति में लिखे थे सेम वैसे ही रहेगा। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, तथा इन दोनों के बीच की दूरी 2l है। आधा ये l हो जाएगा, आधा ये l हो जाएगा, ठीक है, कुल मिला के 2l। अगर यहाँ से डिस्टेंस लिखो कि मध्य बिंदु का डिस्टेंस है। ओके, तो स्टार्टिंग में ये थ्योरी लिखनी है। तो इनके लंबवतक पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये निकालना है अपने को। तो चित्र पहले कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले इसका प्लस, जैसे उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी E1, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी E2। इसी प्रकार इसमें प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1 और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2। फिर टोटल हम लोग निकाल लेंगे E। ओके, तो प्लस क्यू, चूंकि ये इस दिशा में बिंदु जा रहा, तो आप इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, ये इस दिशा में आपका लगेगा E1, क्योंकि हमको पता है प्लस क्यू से दूर जाता है, प्लस क्यू से विद्युत बल रेखा गुजरती है, तो छेद की दिशा दूसरी तरफ होगी, दूर होगी, तो ये दूर गया। लेकिन जो माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी की ओर होती है, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं माइनस क्यू पर समाप्त होती है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा की उधर ही होती है। तो ये आ जाएगा इस ओर E2, ठीक है। ये और जब हम चित्र को बनाते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, वो बनता है थीटा। देन सेम टू सेम यहाँ भी बनता है थीटा। E1 और E2 दिखने पे लगभग एक दूसरे के लंबवत लग रहे हैं, तो इनके जो परिणामी, ठीक है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E होगा वो इनके मध्य में उपस्थित होगा। तो इन दोनों के मध्य मतलब ये यहाँ पे E उपस्थित है। गणित के नियमानुसार यहाँ जो थीटा कोण बन रहा है वो सेम यहाँ बनेगा, और यहाँ जो कोण बन रहा है वो सेम यहाँ बनेगा। कुल मिला के आप इसको 2 थीटा भी बोल सकते हैं टोटल, ठीक है। इतना ये थीटा, इतना ये थीटा,
तो ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, देन अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। प्लस क्यू आवेश, अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L हो गई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L हो गई, और जो बिंदु P है इनके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, ठीक है, उसमें ये लिखेंगे। यहाँ स्टार्टिंग की थ्योरी को फिर से बताता हूँ, ठीक है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 12 है। इनके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये थ्योरी लिखा जाएगा। डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो तो फॉर्मूला तो याद होगा आपको कि फॉर्मूला ये बनता है E का E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये अप्लाई करेंगे E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू। आर वहाँ दूरी रहती है, यहाँ पे दूरी कितनी है, यहाँ पे दूरी है इस Q से लेके इस P तक की, मतलब BP दूरी कुछ दी हुई नहीं है, तो हम सीधे BP का स्क्वायर लिखेंगे। चलिए ये लिखा गया। नेक्स्ट नाम इसका ऐसे देते हैं, इसको A देते हैं, इसको B देते हैं। ये इजी पड़ेगा थोड़ा, तो ये AP स्क्वायर पड़ गया। ओके ठीक है, AP तथा सेम टू सेम लिखेंगे माइनस क्यू के लिए। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तो आप लोग इसको पूरा लिखिएगा। तो E2 इक्वल टू सेम 1/4πε0 Q बाई यहाँ से BP स्क्वायर। लेकिन आप जब यहाँ देखेंगे कि जितना दूरी पे AP है उतना ही डिस्टेंस BP का है, इसका मतलब AP और BP आपस में बराबर है। तो यहाँ पे जितना दूरी पर AP है उतना ही डिस्टेंस BP का भी है, मतलब AP और BP दूरी में उसमें बराबर है। ठीक है, जब इनसे दूरी बराबर होगी बाकी सब चीज तो सेम है, इसका मतलब E1 और E2 भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे चूंकि AP इक्वल टू BP इसलिए E1 इक्वल टू E2 आपस में बराबर होंगे। ठीक है, क्लियर चीज, क्योंकि बाकी सब चीज तो सेम है। मेन दूरी था कि दूरी के आधार पे E1 का मान अलग होता है, E2 का मान अलग, जैसे अक्षीय स्थिति में होता है वहां दूरी कम ज्यादा थी, लेकिन यहाँ पे दूरी AP जितना है उतना BP भी है, इसलिए दोनों के मानों का फर्क नहीं, जितना मान E1 का निकलेगा उतना मान E2 का ही निकलेगा। तो E1 बराबर E2 आपस में बराबर है। यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, E इक्वल टू 2E1 cos 2 थीटा बाई 2। ठीक है, 2 थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, E इक्वल टू 2E1 cos थीटा, cos थीटा। ठीक है, आखिर अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इससे पहले जो हम अक्षीय स्थिति में यूज किए थे तो सिंपल था, E इक्वल टू E1 प्लस E2। तो फिर यहाँ पे ये कैसे बना, तो पहले इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे फॉर्मूला बना है, देन अपन आगे स्टार्ट करते हैं इसको। और ठीक है, तो मैं अलग से थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये आता कहाँ से। ये भी वहीं से आता है सेम,
ये भी वही से आता है। ओके ठीक है, तो इधर नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। देन इसके बाद हम थोड़ा समझ लेंगे, देन इसको आगे और स्टार्ट करेंगे फिर अपन। तो हम ये समझ लेते हैं कि ये फॉर्मूला इसमें यूज कहाँ से हुआ है। एक्चुअली में जो फॉर्मूला हम बताएंगे अभी वो अक्षीय स्थिति में भी यूज होता है तो फॉर्मूला बनता है, निरक्षीय में यूज होता है तो फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला देखिए पहले क्या है, वो है E इक्वल टू E1 सॉरी E स्क्वायर इक्वल टू E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। थीटा जो बीच का एंगल बनता है, ठीक है। अब दोनों में देखते हैं, पहले अपन अक्षीय के देखते हैं क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसके लिए, देन अपन देखते हैं निरक्षीय के लिए। मैं फिर से समझा रहा हूँ, इस चीज को आप लोग अलग से नोट कीजिएगा। यहाँ पे डेरिवेशन में से कोई रोल नहीं होता, सिर्फ समझने के लिए कि वो आता कहाँ से है, ठीक है। आगे का डेरिवेशन इसके पास से जो स्टार्ट होगा वो मैं बताऊंगा। अब ये समझने के लिए कि अक्षीय निरक्षीय में फॉर्मूला कैसे बनता है, अक्षीय में वो फॉर्मूला कैसे बनता है, निरक्षीय में ये फॉर्मूला कैसे बनता है, ये समझ रहे हैं। ओके, तो अक्षीय में क्या चीज है, अक्षीय में पूरी लाइन ऐसे रहती है, यहाँ प्लस क्यू होता है, यहाँ माइनस क्यू होता है, यहाँ बिंदु पी होता है, एंगल बनता है 0 डिग्री। कॉस थीटा की जरूरत देंगे ना 0 डिग्री, तो E स्क्वायर इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 मतलब यहाँ 1 हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a प्लस बी मतलब E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर और ये a स्क्वायर। ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, फॉर्मूला आ गया हमारा यहाँ पे E इक्वल टू E1 प्लस E2। अक्षीय में हमने यही फॉर्मूला यूज किया था, ठीक है, आया इसी फॉर्मूले से। देन यही फॉर्मूला हम यहाँ भी अप्लाई, निरक्षीय में भी अप्लाई करेंगे तो उसी बनेगा। निरक्षीय में क्या, E स्क्वायर इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos, यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देख रहे हैं टोटल बन रहा है थीटा और थीटा 2 थीटा, E1 से E2 के बीच में डाला 2 थीटा, यहाँ हमने लिखा 2 थीटा। ओके, देन इसका हमको पता है कि निरक्षीय वाले में E1 और E2 आपस में बराबर होते हैं, तो जहां जहां E2 है वहां भी E1 बन दो। ओके, E1 स्क्वायर प्लस E2 भी E1 हो जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस 2E1 और ये भी E1 हो जाएगा cos 2 थीटा, ठीक है। देन E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर, E1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2E1 का स्क्वायर cos 2 थीटा ए स्क्वायर। दो कॉमन ले सकते हो, E1 स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हो, E स्क्वायर इक्वल टू 2 E1 स्क्वायर 1 प्लस इसकी जगह क्या आएगा 1, इसकी जगह जाएगा, ये पूरा गायब हो गया, कॉमन निकाल लिया, बचा cos 2 थीटा, ठीक है। ये आ गया cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला, तो यहाँ लिख देते थोड़ा सा इसको आगे में, तो यहाँ से जाएगा 2E1 स्क्वायर E1 स्क्वायर 1 ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 2 थीटा बाई 2 minus 1 plus 1 cancel, E1 square is equal to 2E1 square into 2 cos square 2 थीटा बाई 2, कुछ वैसे दिख रहा है। अभी स्क्वायर का फर्क है थोड़ा, वो कैंसिल ठीक हो जाएगा, 2 2 से 4 ये हो जाएगा, E स्क्वायर इज इक्वल टू 4 E1 का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर इधर चढ़ेगा तो क्या आएगा E इक्वल टू 2E1 cos, स्क्वायर भी हट जाएगा, cos थीटा। ये देखो और ये देखो, ठीक है, समझ में चीजें किस प्रकार से हुई।
आता दोनों सेम फॉर्मूले से है, वो एंगल किस प्रकार से बन रहा है, E1 किस प्रकार से है, उस पर डिपेंड करता है। अच्छी स्थिति बनता है 0 डिग्री, देन 0 पुट किया वैल्यू 1, सिंपल सा आ गया था। ये वाले में पुट करते हैं 2 थीटा, एंगल बनता है E1 E2 आपस में बराबर होते हैं, वो मैथ लगा है इसमें पूरा। ये मैथमेटिक्स का सारा फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेते हैं अपन। यहाँ पर डायरेक्ट में लिख सकता था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो समझ में नहीं आता कि ये 2/2 क्यों लिखे, इसलिए मैंने डिटेल में करके थोड़ा सा यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला आता है, ये समझने के लिए था। ठीक है, ये किस प्रकार से इस फॉर्मूले का यूज होता है। देन अब इसके आगे से देखिए क्या आपको निरीक्षित स्थिति में और आगे नोट करना है। ओके, ठीक है, इसको अलग से नोट कर सकते हैं उतारने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि बाद में काम आएगी ये आता कहाँ से फॉर्मूला है। ओके, तो नेक्स्ट इस फॉर्मूले के आगे से देखते हैं, अपने पास मान क्या आया, E इक्वल टू 2E1 cos थीटा। तो इसको और आगे देखते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं E इक्वल टू E1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, निकाल लेते हैं अपन 2 इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई AP स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, क्यू cos थीटा। तो ये लिखे रहने दिए, तो क्या अपना काम था इसका, तो हमने E1 की वैल्यू पुट कर दी वहां पे, ये बना। अपने को यहाँ पे तो 3 चीज निकालना है, तो निकाल लेते हैं। एक निकालते हैं cos थीटा की वैल्यू, एक निकालते हैं AP स्क्वायर का मान। 2 चीज निकालेंगे, आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं अपन AP स्क्वायर। AP कहाँ है, AP यहाँ है। ओके, त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा, तो समकोण सीधे लिख दिया ना, समकोण त्रिभुज APO से। समकोण त्रिभुज कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, वही यूज करेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है, AP स्क्वायर, आधार क्या है, OA स्क्वायर, लंब क्या है, OP स्क्वायर, OA L का स्क्वायर, OP क्या है, R का स्क्वायर। AP स्क्वायर का मान आ गया। ठीक है, अपने ये जगह AP का मान ही पुट करना पड़ेगा, तो AP का मान भी निकाल लेता हूँ। AP की जगह आ गया रूट ओवर स्क्वायर, इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, ये चीज तो जानते होंगे, यदि कॉमन यहाँ पे स्क्वायर होता तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होता, लेकिन स्क्वायर होने के साथ बीच में प्लस आ गया है, तो सीधे स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, इसलिए रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, गणित के नियम अनुसार, तो यहाँ पे वो चीज हो गया। तो अपने को ये मान भी चाहिए, ये मान भी चाहिए, तो समीकरण दे सकते हो आप इसको, समीकरण 1 और समीकरण 2। ओके, तो इस प्रकार से इसको समीकरण 1 देते हैं, यहाँ 2, यहाँ 3। ओके, तो अपने पास AP का मान तो आ गया, AP स्क्वायर का मान भी आ गया है। cos थीटा का मान चाहिए अपने को, cos थीटा निकालते हैं, APO से cos थीटा, हम लोग पढ़ा लाल बटे कक्का। ये होता है साइन के लिए लंब बटे कर्ण, ये होता है cos के लिए आधार बटे कर्ण, और ये होता है tan के लिए लंब बटे आधार। तो हमको चाहिए cos के लिए आधार बटे कर्ण। अब इस त्रिभुज में आधार क्या है, OA, और कर्ण क्या है बटे में, वो है AP। OA की डिस्टेंस है L, AP की वैल्यू ने समीकरण 2-3 निकाली थी, रूट ओवर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो बस cos थीटा का मान और यहाँ पे AP स्क्वायर का मान समीकरण की पुट कर देते हैं। ठीक है, लीजिएगा समीकरण 1 में मान रखने पर तो हाँ, मान रखते हैं उसमें समीकरण 1 में E इक्वल टू 2 इंटू 1/4πε0 इंटू Q बाई AP स्क्वायर का मान ये रहा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और cos थीटा का मान ये रहा, OA बाई L बाई रूट ओवर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अपन। यहाँ पे
तो कुछ अलग से समझा रहा हूँ। जैसे होता है x और होता है इंटू में रूट x, ठीक है। तो इस x की घात है 1 और इस x की घात होती है 1/2। अगर रूट लगाए मतलब घात होती है 1/2। इंटू में है बेस से में तो घात जुड़ जाती है 1 + 1/2। तो x हो जाता है 2 × 1 = 2, 2 और 1 3, 3/2। घात क्या है 3/2। x मान लीजिए आपका l² + r², ये पूरा x है, ये अंदर वाला x है। तो एक x बिना घात के है मतलब घात 1 है उसकी, एक x में रूट लगा मतलब 1/2 है, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो उसकी घात आ जाएगी 3/2। तो यहाँ पे अपन थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं वही चीज, 2 अंदर कर लेते हैं, q × 2l 1/4πε0 और ये हो जाएगा l² + r² की पावर 3/2। ये पूरा x मान लिए थे, तो घात जुड़ गई, इसकी घात 1, इसकी घात 1/2, दोनों जुड़ के हो गए 3/2। ओके, तो ये फॉर्मूला है चूंकि P = Q × 2l, इसलिए E = 1/4πε0 × P/l² + r² 3/। सेम वही कंडीशन अब इसमें भी अप्लाई करेंगे। यदि द्विध्रुव आघूर्ण, यदि द्विध्रुव का जो आकार है वो बहुत ही छोटा है, ठीक है, उसकी दूरी की तुलना, बिंदु पे से दूरी है उस दूरी की तुलना में, यदि L <r, ठीक है, मतलब इसका साइज बहुत ही छोटा है इसकी दूरी की तुलना में हो, तो L को नगण्य मानने पर से वही चीज कर रहे जो उसमें किए थे अच्छी स्थिति में। तो यहाँ पे L की क्या रख देंगे 0। तो E = 1/4πε0 × P, L के लिए 0, r² बचा केवल और घात में 3/2, तो से 2 कैंसिल। तो लास्ट आंसर आया इसका E = 1/4πε0 × P/r³। ठीक है, तो ये आ गया निरीक्षित स्थिति का सूत्र का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसमें अगर कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा कि हमको यहाँ पे डाउट है, तो मैं आप लोग को समझा दूंगा वो चीज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में संबंध क्या होता है, वो संबंध देख लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, अथवा इसको चेंज करके पूछ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति की तुलना में दुगनी होती है। ठीक है, तो छोटा सा है, 4 से 5 रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं, आंसर लिखेंगे। अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में हमको क्या आंसर मिलता है, हमको मिलता है E = 1/4πε0 × 2P/r³। ठीक है, देन इक्वेशन फर्स्ट। निरक्षीय स्थिति में क्या मिलता है, E = 1/4πε0 × P/r³। समीकरण का समीकरण दो। ये सेम दिख रहा है, इसको अक्षीय निरक्षीय दिखाने के लिए हम यहाँ 1 2 भी लिख सकते हैं, चाहो तो इसके नीचे लिख दो अक्षीय, इसके नीचे लिख दो निरक्षीय, तो ऐसे बच जाएगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को भाग देते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो E अक्षीय ऊपर और E निरक्षीय नीचे। 1/4πε0 × 2P/r³, 1/4πε0 × P/r³। सेम टू सेम कैंसिल, P से P कैंसिल, R Q से R Q कैंसिल, बचा केवल 2। तो मेरे पास आया
ई अक्षीय बटे ई निरक्षीय बराबर 2, ठीक है। इसको नेक्स्ट लाइन लिखेंगे तो ई अक्षीय, तिरे गुणा करेंगे तो इधर 2 इंटू ई निरक्षीय। तो ये क्वेश्चन था, एक संबंध भी स्थापित हो गया और ये सिद्ध भी हो गया कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में निश्चित स्थिति की तुलना में दुगनी होती है। तो ये दुगनी है। यदि हम इसका मान कुछ भी 2 रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, इसका मान 4 है। इसका मान 3 रखेंगे निरक्षीय का, 2 से दुगुना होगा 6, इसका मान 6 आ गया। तो अक्षीय स्थिति में दुगना गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, ठीक है। तो हम लोगों ने अक्षीय पढ़ा था, निरक्षीय पढ़ा था। तो हम ये देखते हैं -q + q। एक विद्युत ध्रुव ए बी लेते हैं जो +q और इस -q से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 12 है। 12 छोड़ देते हैं, लिखते नहीं है, 12 तो होती है, मान देंगे। ये ध्रुव है। तो यदि बिंदु इस तरफ था तो अक्षीय स्थिति। यदि बिंदु लंबवर्धक पर ऊपर था, लंबवर्धक पर नीचे था, निरक्षीय स्थिति। तो इन स्थिति को तो हम निकाल सकते हैं कि किसी भी स्थिति का मतलब वो अब अक्षीय निरक्षीय पर नहीं होगा, कहीं और होगा, या तो यहाँ 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 यहाँ। अक्षीय और निरक्षीय को छोड़ के किसी भी बिंदु पर हो सकता है और किसी भी बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ओके, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको, ना अक्षीय में ना निरक्षीय में, बीच में कहीं ले लिए, ठीक। हमने वो ले लिया। ध्रुव के मध्य बिंदु O से ये r दूरी पर बिंदु P है, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्लियर? तो अब इसके लिए क्या करते हैं, हम जस्ट इमेजिन करके देखते हैं थोड़ा कि हम इस विद्युत ध्रुव को मान लेते हैं, ये है विद्युत ध्रुव, इसको थोड़ा सा घुमाते हैं, रोटेट करते हैं उल्टा। तो रोटेट किए, ये हमने इसको थोड़ा सा घुमाया, ठीक है। घुमाने पे हम देखते हैं कि विद्युत ध्रुव अब ऐसे आ चुका है। ए नाम यहां देते हैं हम उसको, और बी नाम यहां देते हैं। उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता नाम से, लेकिन इजी पड़ेगा थोड़ा। ए बी, चूंकि सेम नाम हो रहे थे उसको A1 B1 देते हैं। पहली कंडीशन हमने क्या किया कि ये जो हमारा विद्युत ध्रुव था, हमने इसको घुमाया, बिंदु वहीं पे भी हमने विद्युत ध्रुव घुमाया। तो अब देखने पर ये इसके सापेक्ष अक्षीय स्थिति में आ जाता है। किस स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। वही यदि हम इसको इधर ना घुमा के क्लॉकवाइज घुमाते ऐसे, दूसरी स्थिति हो गई थी A2 B2। तो अब आप बिंदु P को देखेंगे तो इसके सापेक्ष ये लंबवर्धक पर है, लंबवर्धक पर है, मतलब ये वाली स्थिति हो जाती निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की सहायता से हम इसका डेरिवेशन निकाल लेंगे कि वहां पे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। यहाँ पे लेकिन अब एक बात ये भी साबित होती है, जब हम इसको घुमाते हैं तो कितना एंगल घुमाएं, थीटा डिग्री घूमता है ये। तो जब भी हम किसी घटक को 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हमने यहाँ पे u को, जैसे 11th पढ़ा था प्रक्षेप का कोण, प्रक्षेप का पथ पर वलयाकार होता है। तो u को हमने 2 भागों में बांटा था, एक था u cos थीटा, एक था u sin थीटा। cos थीटा हमेशा क्षैतिज घटक की तरफ होता है, sin थीटा हमेशा ऊर्ध्वाधर घटक की तरफ होता है, और जिसको बांटते हैं उसको दोनों के साथ लिखते हैं। हम यहाँ पे विद्युत ध्रुव को बांटेंगे तो P बटे 2 भागों में, एक P cos थीटा, एक P sin थीटा, तो घटकों बटेगा। अक्षीय स्थिति क्षैतिज जैसे होता है, इसे जब अक्षीय स्थिति में बांटेंगे तो वहां होगा P cos थीटा। अच्छा देखिए, P बिंदु अलग है और P विद्युत ध्रुव अलग है, ठीक है। हम बिंदु P कहीं पे यूज नहीं कर रहे हैं। अक्षीय स्थिति के फॉर्मूले में जो P आया था
वो वैद्युत ध्रुव ही था, ठीक है। निरक्षीय स्थिति में जो पी आया था वो भी वैद्युत ध्रुव अंगूर ही था। यहाँ भी ये पी वैद्युत ध्रुव अंगूर है, यहाँ पे पोजीशन पी है, बस ये इसको मानते बिंदु पी है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि हम इसी पी को लेकर लिखते हैं हर जगह, ठीक है। उसी पोजीशन में पी होता है, डेरिवेशन में जहाँ हम पी यूज करते हैं वहाँ वैद्युत ध्रुव अंगूर होता है वो, जैसे ये फॉर्म में था ना, P = Q × 2F। तो यहाँ ये वाला जो P यूज कर रहे हैं ये वैद्युत ध्रुव अंगूर होता है, ठीक है, बिंदु P नहीं है। ओके, तो अब टॉपिक पे लौटते हैं कि जब वो अक्षीय स्थिति पे होगा तो क्षैतिज होगा बिंदु P, तो उसको बांटेंगे तो वहां पे वैद्युत ध्रुव अंगूर कैसे बटेगा, P cos थीटा में बटेगा। और जब निरक्षीय स्थिति में लेते हैं तो ये ऊर्ध्वाधर होगा, तो जो P बटेगा कैसे बटेगा, P sin थीटा में बटेगा। ये चीज क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इसको। तो समझा दिया, थ्योरी क्या लिखना है। माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव अंगूर है जो प्लस क्यू बेस माइनस क्यू बेस से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 12 है। इससे किसी भी दिशा में r दूरी, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। थ्योरी में ये लिख देना। देन फिर A1 B1 स्थिति में बिंदु P पर, ये बिंदु की बात हो रही है, बिंदु P पर अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको E1 नाम देते हैं। E1 = एक बार अक्षीय से निकाल लेंगे E1, एक बार निरक्षीय से निकालेंगे E2, फिर परिणाम भी निकाल लेंगे E1। तो वहां पे फॉर्मूला क्या आता है, 1/4πε0 × 2p/r3, ये फॉर्मूला वहां आता है। लेकिन हमको पता है चूंकि अक्षीय से निरक्षीय वाला केस हो रहा है, कोण बन रहा है, तो यहाँ पे P cos थीटा। अक्षीय स्थिति में 0 डिग्री लेते रहे थीटा, लेकिन ये पहले से अच्छी स्थिति नहीं है, हम इसको मान के कर रहे हैं अच्छी स्थिति ना, इसलिए थीटा लेंगे। तो थीटा घूमा तो अच्छी स्थिति में, तो P को सिर्फ P cos थीटा लेंगे, ठीक है। ये बिंदु P नहीं है, ये वैद्युत ध्रुव अंगूर है। इक्वेशन फर्स्ट आ गया। इसी प्रकार A2 B2 स्थिति में बिंदु P पर निरक्षीय की तुलना में विद्युत की तीव्रता A2 हो तो, इस लाइन को लिख लेना आप लोग, कैसे इसको लिखे वैसे इसको भी। A2 हो तो P2 = 1/4πε0 × वहां से P/r3 होता है निरक्षीय वाले में, और तो P की जगह लिखेंगे P sin थीटा। ये समीकरण 2 है, ठीक है। ये हम लोगों ने डाल लिया, तो ये बन गया E1, ये बन गया E2। यदि कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो बस इस E को निकाल लेते हैं। फॉर्मूला पता है आप लोग को, कौन सा यूज करना है अपने को, उसी फॉर्मूला को शॉर्ट में कैसे यूज करना है वो भी देख लेते हैं। तो E हो तो इतना नोट कर लीजिए, तो E = E1 E2 2E1 E1² E2² E का स्क्वायर cos थीटा। ये फॉर्मूला बताता है, किसी फॉर्मूले से अक्षीय भी यूज होता है, इसी फॉर्मूले में निरक्षीय भी यूज होता है, और ये फॉर्मूला अपन किसी बिंदु वाले में यूज करने वाले हैं। ओके, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, अक्षीय निरक्षीय दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जब दोनों एक दूसरे के लंबवत है मतलब कोण बन गया 90 डिग्री, ठीक है। मतलब थीटा = 90 डिग्री और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ रखूंगा मैं 0 cos 90 की वैल्यू, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यहाँ पे वाली वैल्यू। तो मैं लिख देता हूँ पहले, चूंकि थीटा = 90 डिग्री
ई स्क्वायर इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ये E1 E2 के बीच का कोण थीटा अलग है और वो वाला जो थीटा था वो अलग था वहां पे, ठीक है। 2E1 E2 cos 90 तो बचेगा क्या, E स्क्वायर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ये बचेगा हमारे पास, ये वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ये फॉर्मूला है इसमें, ठीक है। तीनों में E की वैल्यू अलग अलग आ रही थी, इसमें भी अलग आया थोड़ा सा, ठीक है। तो आता सब एक ही फॉर्मूले से, हमको रीजन पता होना चाहिए क्या क्या। अक्षीय वाले में रखते थे 0 डिग्री तो हल हो जाता है, निरक्षीय वाले में रखते थे 2 थीटा रखते थे तो हल करते थे, किसी बिंदु में 90 डिग्री रखे हल किए, बस। E1 की वैल्यू पुट करते हैं, E2 की वैल्यू पुट करते हैं और E की वैल्यू निकाल लेते हैं, बस इतना ही करना है इसमें। E square is equal to 1/4πε0 into 2p cos theta by r क्यूब पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी प्लस था ना यहाँ पे, 1/4πε0 into p sin theta by r क्यूब इसका भी स्क्वायर। देन क्या कॉमन है, 1/4 1/4 कॉमन, r क्यूब p p कॉमन निकाल लो, 1/4πε0 into p by r क्यूब, ये स्क्वायर से कॉमन निकलेगा। अंदर क्या बचा, अंदर बचा यहाँ पे 2 cos थीटा और उसका स्क्वायर प्लस, चूंकि स्क्वायर में पहले से था तो बाहर भी स्क्वायर से निकला, अंदर भी स्क्वायर से रहेगा। और यहाँ पे सिर्फ बचा p sin थीटा, सॉरी sin थीटा स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। वन अपन 4πε0 into p by r क्यूब 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1/4πε0 into p by r क्यूब। 4 को अपन 1-3 लिख सकते हैं, वो भी 4 ही होता है, 3 धन 1 लिख सकते हैं, तो मैं लिखता हूँ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इनको जोड़ूंगा तो 3 cos स्क्वायर थीटा और 1 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। अलग करने का रीजन ये था क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो मैं इनकी जगह पे 1 पुट करूंगा, तो बस मेरा आंसर आ गया। यहाँ चला आ रहा था e का स्क्वायर इक्वल टू, ये था ये भी स्क्वायर है, 1/4πε0 into p by r क्यूब का स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 को पहले भी लिख सकते हैं, प्लस करके इसको बाद में लिख सकते हैं। ये आ गया अपना सिंपल सा, स्क्वायर हटा दो, इधर e की वैल्यू आ गई, स्क्वायर इधर हटेगा चूंकि ये स्क्वायर में है इसलिए इसका कट जाएगा, तो मतलब नहीं, 0 into p by r क्यूब, ये रूट में बस आएगा आपका 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गया e की वैल्यू, चूंकि स्क्वायर ऊपर जाता है इसके रूट में आता, ये स्क्वायर में था ये बाहर निकल जाता सिंगल, तो सिंगल बाहर निकल गया, इसमें कोई बाहर अलग से स्क्वायर नहीं है इसलिए अंदर रहेगा, ठीक है। रूट के अंदर आ गया। तो आगे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र, सिंपल सा था ये भी एकदम, ठीक है। इससे हम अक्षीय स्थिति भी प्राप्त कर सकते हैं, इससे निरक्षीय प्राप्त कर सकते हैं। इसमें स्थिति अप्लाई कर लेते हैं, 2 लाइन का सिंपल स्थिति, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, यहाँ 0 पुट करेंगे, cos स्क्वायर 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर होगा 1 का 3 में गुणा होगा 3 और 1 4 रूट से बाहर निकले कितना आएगा 2, तो अपने पास क्या आएगा e इक्वल टू 1/4πε0 into 2p by r क्यूब। स्थिति फर्स्ट क्या है, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो
तो कौन सी स्थिति आया, ये अक्षीय स्थिति का आ गया। अब यही यदि दूसरी स्थिति लिख लेना, स्थिति सेकंड, ये थीटा इक्वल टू, अब दूसरी स्थिति में क्या होता है, लंबवत 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री हो तो अब 90 डिग्री होगा तो cos 90 की वैल्यू मतलब ये 0, ये 0 मतलब 3 भी 0 हो गया, बचा केवल 1 रूट से बाहर निकलेगा तो 1 ही बचेगा, मतलब ये पूरा खत्म हो गया, 1 था तो बस ये बचा अपने पास, e इक्वल टू 1/4π0 इंटू p/r क्यूब। और निरक्षीय में भी यही आता है, ये अक्षीय में आता है और ये निरक्षीय में आता है। तो किसी भी बिंदु वाले में यदि हमको पता है कि थीटा 0 डिग्री मिल रहा, मतलब अक्षीय स्थिति में रहा, तो ऐसा आंसर हो रहा है कि हाँ आ रहा। यदि थीटा 90 डिग्री पे था, वो बिंदु 90 डिग्री पे था, तो ये निरक्षीय से आना चाहिए, हाँ आ रहा, तो हाँ आ रहा, मतलब ये फॉर्मूला हमारा सही है। मेन हमारा आंसर यहाँ तक है, ठीक है, ये हमारा मेन आंसर है। ये कुछ स्थिति थी जो अपन अप्लाई किया। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। थैंक यू।